Hello everyone, today we start the lecture number 4 of some application of trigonometry. Last lecture में हमने NCERT एक्सरसाइज 9.1 के पर्टिकुलर क्वेश्चन डिस्कस किए थे अप टू 14 तक और अब शुरू करते हैं आपके साथ फ्रॉम द क्वेश्चन नंबर 15 एंड ऑनवर्ड से. एंड दिस इज ए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ अवर NCERT एक्सरसाइज 9.1 जिसमें लिखा है a state highway lead to a foot of a tower. कहते हैं कि स्टेट हाईवे है, जैसे मान लीजिए दिस इज दी हाईवे और वो एक टावर पे जाके खत्म हो रहा है, टावर के फुट पे जाके खत्म हो रहा है. अ मैन इज स्टैंडिंग एट द टॉप ऑफ द टावर. मान लीजिए मैन इस टावर के बिल्कुल टॉप पे खड़ा हुआ है. अ मैन इज स्टैंडिंग एट द टॉप ऑफ द टावर, ऑब्जर्व अ कार एट एन एंगल ऑफ विद द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ 30 डिग्री. उसने कार को अपनी तरफ देखा और जिसमें डिप्रेशन का एंगल है बेटा 30 डिग्री. इज दिस ओके? देन विच इज अप्रोचिंग द फुट ऑफ द टावर, जो टावर की तरफ आ रही है विद द यूनिफॉर्म स्पीड, और स्पीड भी क्या उसकी यूनिफॉर्म है. दिस इज द पॉइंट यू नीड टू रिमेंबर फॉर दिस क्वेश्चन. 6 सेकेंड के बाद 6 सेकेंड लेटर द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द कार इज फाउंड टू बी 60 डिग्री. ये जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है ये अब 60 डिग्री काउंट होने लगा है. दिस इज अबाउट 60 डिग्री. Find the time taken by a car to reach the foot of the tower from this point. इस पॉइंट से यहां तक पहुंचने के लिए कार को कितना टाइम लगा. दिस इज द वन ऑफ द क्वेश्चन बेटा जहां पे हमारे को टाइम निकालना है. एंड दिस इज द बेसिक क्वेश्चन, बेसिक इंफॉर्मेशन इन अवर क्वेश्चन. इट इज वेरी क्लियर फ्रॉम द गिवन क्वेश्चन दैट ए बी एक टावर है जिसकी हाइट मैंने मान लिया आपके लिए h मीटर. तो let AB be a height of a tower having a h meter. P is the position of a car and observer बैठा है A पे. A पे बैठा है एक आदमी. उस आदमी ने पहली कार को देखा, जब फर्स्ट टाइम उनने कार को देखा तो वो P पे थी, एंगल था 30 डिग्री. कार टूवर्ड्स टावर आ रही थी. 6 सेकेंड के बाद जब उसने देखा तो कार पहुंच गई Q पे. अब आपको बताना है Q से B पे पहुंचने में कार को टाइम कितना लगेगा. एंड दैट इज वाई इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन. तो मैंने सबसे पहले लिखा लेट AB equal to h meter be the height of a tower. ये हमारे टावर की हाइट है. A man sitting at the top of the tower that is at A observing the car at P. उसने कार को P पे ऑब्जर्व किया making an angle of 30 डिग्री, जिसने 30 डिग्री का एंगल बनाया. After 6 seconds that man particularly observed that car again at a point Q and now this car at Q make an angle of 60 डिग्री. तो मैंने माना लेट जो ये PQ का डिस्टेंस है दैट इज x मीटर एंड जो ये QB का डिस्टेंस है दैट इज y मीटर. बाकी कहानी तो आप आराम से लिख ही लोगे कि कौन कहाँ पे चल रहा है, कार किसे बोला जा रहा है. एंड ऑल्सो इट इज गिवन दैट टाइम टेकन बाय अ कार फ्रॉम P to Q is 6 सेकेंड. कि जो टाइम लगा है उस कार को P से Q पे पहुंचने में 6 सेकेंड लगा है. और हमें फाइंड आउट करना है टाइम टेकन बाय अ कार फ्रॉम Q to B. हमें ये टाइम फाइंड आउट करना है. एंड दिस इज ऑल्सो गिवन कार इज मूविंग विद यूनिफॉर्म स्पीड. तो छोटी छोटी बातें जो हमने यहाँ पे लिख ली है, कार इज रनिंग विद यूनिफॉर्म स्पीड. जो कार की स्पीड है वो यूनिफॉर्म है. तो दीज आर दी बेसिक इंफॉर्मेशन यू हैव टू रिमेंबर फॉर द क्वेश्चन नंबर 15 ऑफ अवर NCERT कि इसकी हाइट h है. जो कार पहले P पे थी तो Q पे पहुंचते हुए उन्होंने डिस्टेंस कवर करा y. Q से B पे पहुंचने पे उसने डिस्टेंस कवर करा y. एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन इज ऑटोमेटिकली गिवन टू अस एज 30/60. तो व्हाट यू हैव टू डू हियर, फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू सिलेक्ट अ ट्राइंगल ABQ. आपने ABQ नाम का एक ट्राइंगल को सिलेक्ट कर लिया है और अब आपने लिखा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, क्योंकि जो रिलेशन मुझे चाहिए या जो रिजल्ट मेरे पास है वो परपेंडिकुलर अपॉन बेस पे बेस्ड है. इट इज h अपॉन y इक्वल टू √3. h वी गेट फ्रॉम दिस पार्ट इज √3y विच इज नोन टू बी अ फर्स्ट पार्ट ऑफ अवर क्वेश्चन. आफ्टर हैविंग द फर्स्ट रिजल्ट इन दिस क्वेश्चन नाउ वी प्लान फॉर द ट्राइंगल ABQ. हमने ABQ नाम का ट्राइंगल ले लिया. फिर से परपेंडिकुलर अपॉन बेस को प्रेफर करा विद द एंगल विद दैट एज 30 डिग्री. एंड यू आर अगेन वेरी वेल नो दैट कि जो ये परपेंडिकुलर है वो AB है, जो बेस है इस ट्राइंगल का वो PB है और ये 1/√3 है. और व्हेन यू थिंक अबाउट आवर टर्म्स दैट इज इट इज h अपॉन x प्लस y 1/√3.
Now when you make a cross multiplication, you are obtaining √3h equal to x plus y. And this is the second data we get from our question. Now from first and second, we are in a position to make a relationship between x and y. That is why मैंने यहाँ पे आपके लिए h की वैल्यू को रिप्लेस कर दिया है √3y से. And this is x plus y. This is 3y minus y equal to x. 2y equal to x. So please remember that this is the relationship between x and y. इन दोनों डिस्टेंस के बीच में मुझे रिलेशन मिल गई है कि जो डिस्टेंस x है वो डिस्टेंस y से डबल है. अब मुझे चाहिए लेकिन यहाँ पे टाइम. तो देखो पहले आपको यहाँ तक एक बार क्वेश्चन को दोबारा से रीचेक कर लेना चाहिए, अपने इफ एंड बट्स को क्लियर कर लेना चाहिए. हम लोगों को ये पता है कि देयर इज अ टॉवर ए बी जिसका फुट है बी, स्टेट हाईवे आ रहा है जो बी पे जाके खत्म हो रहा है, ऐसा हमारा क्वेश्चन कह रहा है. और हमारे लिए जो एक पर्सन है, सपोज करो आप लोग ए पे बैठे हो, टावर की टॉप पे बैठे हो और आपने अपनी तरफ एक कार को आते हुए देखा है, वो एंगल बना रहा था 30 डिग्री. उसके 6 सेकंड के बाद जैसे ही आपने दोबारा उस कार को नोट किया तो उसने एंगल बना दिया तब तक 60 डिग्री. एंड यू नीड टू फाइंड आउट कि अब जो ये कार एट क्यू है वो बी पे पहुंचते पहुंचते कितना टाइम लगा देगी, जब ये कंफर्म है कि स्पीड ऑफ कार इज यूनिफॉर्म हेयर. तो व्हाट इज वी हैव टू कंसिडर हेयर? फर्स्ट ऑफ ऑल वी टेक अ ट्राइंगल ABQ, प्लान फॉर द रेशो perpendicular upon base, simplify it accordingly and get the result as h equal to √3y. In a very same manner we take a bigger triangle here with the name of that triangle is right now ABP. हमने बड़ा वाला ट्राइंगल ले लिया ABP और उसमें भी हम लोगों ने सेम परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज को अप्रोच किया और उसकी हेल्प से मुझे मिल गई दूसरी रिलेशन. आपस में कंपेयर करें तो वी आर गेटिंग अ रिलेशनशिप बिटवीन x एंड y विच इज द फोरमोस्ट रिक्वायरमेंट ऑफ दिस क्वेश्चन. सिंस इट इज गिवन दैट the car is moving with uniform speed. This is the important point to be remembered for this question. And what this mean? अगर आपने कभी पढ़ा होगा फिजिक्स के अंदर, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म स्पीड पे मूव करता है तो इट मीन्स उसके बीच में चाहे गैप्स कितने भी हो, स्पीड हमेशा सेम रहेगी. इट मीन्स दैट स्पीड ऑफ कार between P to Q is same as speed of car between Q to B. इसका मतलब ये हुआ यूनिफॉर्म स्पीड है तो जो स्पीड कार की A से Q, P से Q के बीच में थी वही स्पीड कार की Q से B के बीच में होगी. यानी कि स्पीड बिटवीन PQ is same as speed between QB. Now since we know that the basic formula of speed is distance upon time, this is the very basic formula जो नंबर ऑफ स्टूडेंट को याद ही होगा, कुछ इफ एंड बट की बात ही नहीं रहनी चाहिए इसमें. तो अगर हमारे पास स्पीड का बेसिक फॉर्मूला स्पीड इनटू टाइम है तो इन द केस ऑफ PQ जो डिस्टेंस होगा, डिस्टेंस अपॉन टाइम है तो डिस्टेंस होगा वो तो PQ हो गया. एंड व्हाट इज इट्स टाइम? एंड इट इज ऑलरेडी मेंशन इन अवर क्वेश्चन, इसका टाइम 6 सेकेंड है. When we think about the distance speed of between QB, so QB is the distance and time we have to find out. That is why we are saying कि we need to find out the time for the car. This B मान लेता हूँ मैं आपके लिए कि ये T सेकेंड है तो वो मैंने T ले लिया है. अब PQ का मतलब अकॉर्डिंग टू डायग्राम x upon 6, this is y upon T and we are very well know about the relationship between x and y. तो easily we can replace x with 2y. 2y upon 6, y upon t, y से y गया, t become 3 सेकेंड. तो इस तरह से माय डियर स्टूडेंट इट टेक 3 सेकेंड बाय अ कार फ्रॉम Q टू B. 3 सेकेंड लगेंगे उस कार को Q से B तक पहुंचने के लिए. तो मैं उम्मीद कर रहा हूं आपको दी गई क्वेश्चन की ईच एंड एवरी इंफॉर्मेशन बहुत क्लियरली समझ आ गई होगी. पेपर में जो मिस्टेक होती है वो ये होती है, कई नंबर ऑफ स्टूडेंट P से Q जाते समय कहते हैं 6 है, याद रखें वो 6 टाइम है. बट वेन यू मूव फ्रॉम P टू Q यू आर कवरिंग द डिस्टेंस नॉट कवरिंग द टाइम. जब हम चल के जाएंगे हम डिस्टेंस कवर करेंगे, टाइम कवर नहीं करेंगे. तो इसकी हाइट को h माना, इस डिस्टेंस को x, इस डिस्टेंस को y,
We plan for a triangle ABQ and ABP respectively, get a relationship between X and Y, then we use this basic information. As car is moving with uniform speed, it means speed of car between PQ is very same as speed of car between QB. As a result, मैंने यहाँ पे speed के basic formula लगा लिए, distance upon time, PQ का distance upon 6 second is equal to QB as a distance upon t second, क्योंकि here we consider our time as t. Then we substitute the value of x with 2y, make a simplification and we obtain that कि हमारी उस कार को Q से B पे पहुंचने में सिर्फ और सिर्फ 3 सेकेंड लगेंगे. Now बेटा कंसिडर करते हैं आपके साथ again a very good and different question from our NCERT, which is the question number 16 of our NCERT, जिसमें लिखा है the angle of elevations of the top of a tower from the 2 points at a distance of 4 meter and 9 meter from the base of the tower and in the same straight line with it are complementary. एक ही लाइन में पूरा क्वेश्चन कंप्लीट कर दिया इन्होंने कहा फ्रॉम द टॉप ऑफ द टॉवर, हमने माना ए बी इज द टॉवर, ए इज द टॉप ऑफ दैट टॉवर. There are 2 points at a distance of 4 meter and 9 meter from the base of the tower in a straight line. तो इसके बेस से एक स्ट्रेट लाइन जा रही है. सपोज करिए वहां पे 2 पॉइंट है P एंड Q. पहले का डिस्टेंस है 9 मीटर का एज मेंशन, दूसरे का डिस्टेंस है 4 मीटर का अगेन एज मेंशन, एंड हियर इट इज द एंगल ऑफ elevation. And what they are saying about these angles, it is easily mentioned here कि जो ये angle है, these are complementary in nature. What do you mean by complementary? Complementary basically means बेटा कि अगर एक एंगल थीटा है तो दूसरा एंगल 90 माइनस थीटा है. दिस इज बेसिकली नोन एज कॉम्प्लीमेंट्री. तो आप दोबारा समझिए. द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टॉवर फ्रॉम द पॉइंट्स at a distance of 4 meter and 9 meter from the base of the tower in a straight line with its are complementary. Prove that the height of the tower is 6 meter. तो आप बेटा बहुत ध्यान से समझिएगा फिगर को. ए बी एक नाम का टॉवर है जिसकी हाइट मुझे प्रूव करनी है कि 6 मीटर आंसर आना चाहिए. दिस इज वी हैव टू वेरीफाई अकॉर्डिंग टू अवर गिवन क्वेश्चन एंड इट इज ऑल्सो गिवन दैट वी हैव अ स्ट्रेट लाइन. एक स्ट्रेट लाइन है इस टॉवर के बेस के साथ जुड़ी हुई जिसपे 2 पॉइंट है, एक है P, एक है Q. वन इज 4 मीटर अवे फ्रॉम इट, अनदर इज 9 मीटर अवे फ्रॉम इट फ्रॉम इट्स बेस, एंड द एंगल दे फॉर्म्ड आर कॉम्प्लीमेंट्री. इट मीन्स अगर एक थीटा है एक 90 माइनस थीटा होगा, एक 30 है दूसरा 60 होगा, एक 10 है दूसरा 80 होगा. तो दीज टू एंगल्स आर कॉम्प्लीमेंट्री इन नेचर. और कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब हुआ कि दोनों एंगल का सम 90 है. तो अगर एक थीटा होगा तो सेकंड विल बी कंसिडर हियर एज 90 माइनस थीटा. तो कंसिडर करते हैं चीजों को यहाँ पे भी. लेट ए बी इक्वल टू एच मीटर बी द हाइट ऑफ ए टॉवर. ये टॉवर की हाइट हो गई. एंड PQB is a straight line. PQ क्या है यहाँ पे? PQB is a straight line with the base of a tower. ये टॉवर्स की बेस के साथ एक स्ट्रेट लाइन है. सच दैट इस तरह से कह लीजिए कि जो BQ है दैट इज 4 मीटर एंड जो ये BP है दैट इज 9 मीटर. And the both angle we already considered that is complementary. These two angles are itself a complementary. तो क्वेश्चन बहुत यूनिक सा है क्योंकि अब तक हमारे पास जितने भी क्वेश्चन आ रहे थे उसमें एलिवेशन की एंगल वैल्यूज गिवन थी. यहाँ पे एंगल वैल्यू नहीं गिवन, बस ये गिवन है कि दोनों ही एंगल एक दूसरे से कॉम्प्लीमेंट्री है. अगर आप इसे थीटा मानोगे तब ये 90 माइनस थीटा माना जाएगा, अगर आप इसे थीटा मानोगे तब ये 90 माइनस थीटा माना जाएगा. इट मीन्स आउट ऑफ दीज टू एंगल इफ वन एंगल इज थीटा देन द अदर एंगल विल ऑटोमेटिकली बी 90 माइनस थीटा. तो हम लिख देते हैं लेट फर्स्ट एंगल be theta, then the second elevation angle be 90 minus theta just because of the reason of complementary in nature. Now we prefer a triangle. अब आप यहाँ पे हमेशा उस ट्राइंगल को पहले प्रेफर करोगे जिसमें 90 माइनस थीटा है. तो we are prefer a triangle with the name ABQ in which we observe that this is the right angle triangle and we are plan for the ratio perpendicular upon base which is automatically equal to 90 minus theta which is here AB upon BQ
which is equal to cot theta, because we know about that basic formula of complementary angle. Tan 90 minus theta is cot theta. It is h upon 4 equal to cot theta, and we are getting the first result from the question. तो क्वेश्चन बिल्कुल भी टफ नहीं है, सिर्फ डायग्राम सोचना है. इज दिस ओके ना बेटा? कि हम लोगों ने क्या कहा, एक टॉवर है जिसकी टॉप से एंगल के एलिवेशंस ग्राउंड से टॉप पे बन रहे हैं, जो एक 4 मीटर और 9 मीटर की दूरी पे है, और दोनों एंगल एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री है. तो वी आर फर्स्ट ऑफ ऑल कंसिडर दिस स्मॉल ट्राइंगल एंड गेट अ रिलेशन बिटवीन एच एंड 4. नाउ इन अ बिगर ट्राइंगल विद द नेम ABP, बड़े ट्राइंगल को आप देख लो, अनदर बिगर ट्राइंगल कंटेनिंग अ 90 डिग्री. इस बार आपको रेंडमली नहीं सोचना है, इस बार सोचना है सिर्फ कॉट थीटा को, सो डैट कि हम इन दी एंड दोनों ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को कंपेयर कर सके और अपनी हाइट को इवैल्यूएट कर सके. इसलिए हम लोगों ने यहाँ पे सबसे पहले सोचा बेस अपॉन परपेंडिकुलर. अगर आप ऐसा नहीं सोचोगे तो फिर 10 आएगा, उसका रेसिप्रोकल सोचना पड़ेगा. और यहाँ पे बेस है PB और परपेंडिकुलर है AB, which is equal to cot theta. So according to basic information, we are saying that it is 9 upon h equal to cot theta, which is the second information according to given question. So this is the uniqueness of this question. That is why I am saying it is again a very important question from our NCERT exercise, which we can simplify very uniquely. I think diagram is okay. Then we planned upon perpendicular base which give you a value cot theta, and to make a same relation with another triangle हमने एक बार फिर से cot theta को निकाल लिया, कंपेयर कर लिया, and from first and second we are planned that h upon 4 is nothing equal to 9 upon h. H square is 36, the value of h is 6. Please remember height है इसलिए हमेशा पॉजिटिव रहेगी. हाइट इज ऑलवेज पॉजिटिव. अगर आपके मन में ये भी आ गया ना प्लस माइनस, तो भी हमने इग्नोर कर देना है माइनस को, क्योंकि हाइट कभी नेगेटिव होती ही नहीं है. और यही हमें यहाँ पे वेरीफाई करना है. क्या वेरीफाई करना था? कि जो हाइट आनी चाहिए वो 6 आनी चाहिए. तो हेंस द हाइट ऑफ ए टॉवर इज 6 मीटर. चेक इट अगेन, केयरफुली चेक कर लो आपने क्वेश्चन को. हियर द क्वेश्चन नंबर 16 ऑफ आवर NCERT इंडिकेट दैट वी हैव अ टॉवर एंड वी हैव 2 पॉइंट ऑन अ स्ट्रेट लाइन टू इट्स बेस इन सच अ मैनर कि पहला पॉइंट 4 मीटर की दूरी पे और दूसरा पॉइंट 9 मीटर की दूरी पे है. और जब इन दोनों पॉइंट से इसके टॉप पे एंगल ऑफ एलिवेशन जनरेट किए गए तो दे आर कॉम्प्लीमेंट्री. इट मीन्स इफ वन ऑफ द एंगल बिकम थीटा, द अदर एंगल ऑफ दैट पर्टिकुलर फिगर इज नोन टू बी 90 minus theta just because of complementary. As a result, after planning out here, we get this figure. And after having this figure, we try to make a relationship between थीटा so that कि हम अपने रिजल्ट एस तक पहुंच पाए. मैंने छोटा ट्राइंगल लिया, मेरे को कॉट थीटा मिल गया. मैंने बड़ा ट्राइंगल लिया और स्पेशली कॉट थीटा को ही प्रेफर करा. द रीजन बिहाइंड दैट इज ओनली दिस कि फर्स्ट पार्ट में कॉट थीटा है, सेकंड पार्ट में कॉट निकालूंगा, दोनों को कंपेयर कर लूंगा, कॉट से कॉट कट जाएगा और मेरे पास मेरा रिस्पेक्टिव आंसर आ जाएगा. और कॉट के लिए मैंने बेस अपॉन परपेंडिकुलर को यूज़ किया, PB अपॉन AB को सिंप्लीफाई करा. वी आर गेटिंग अनदर वैल्यू ऑफ कॉट थीटा, आइदर दिस और दैट हैविंग अ वेरी सेम वैल्यू बिकॉज बोथ आर कॉट थीटा ओनली. As a result, we compare it, rearrange it, simplify it, and we get the height of this tower as only 6 meter. After completing that, our NCERT exercise 9.1, now we are moving to some important and different previous year questions based on the concept some एप्लीकेशन ऑफ टिग्नोमेट्री, यानी कि हाइट एंड डिस्टेंस. और उसमें से मैंने एक क्वेश्चन एट प्रेजेंट आपके लिए बोर्ड पे लिख दिया है, विच इज़ अ वेरी डिफरेंट एंड यूनिक टाइप ऑफ अ क्वेश्चन. क्योंकि अब मैं वो क्वेश्चन सिखाने वाला हूँ जो हमारे लीक से हटके है. समझते हैं ना, लीक से हटके मीन्स जो अब कुछ हमने सीखा है प्री NCERT में, उससे कनेक्टेड क्वेश्चन तो डेफिनेटली आप सब कर लोगे. लेकिन अब मेरे पास जो क्वेश्चन है वो कुछ ऐसे क्वेश्चन है जो बिल्कुल डिफरेंट सिनेरियो पे है. एक अलग कंसेप्ट चलेगा, एक अलग इंफॉर्मेशन चलेगी, एंड वी हैव टू टैकल दैट इंफॉर्मेशन वेरी केयरफुली. एंड दिस इज द क्वेश्चन नंबर फर्स्ट फ्रॉम दैट पार्ट. हियर वी हैव अ क्वेश्चन, अ वर्टिकल टॉवर स्टैंड ऑन अ हॉरिजॉन्टल प्लेन. तो सबसे पहले मैंने बना लिया एक हॉरिजॉन्टल प्लेन और उस पर खड़ा कर दिया एक वर्टिकल टॉवर. तो इट इज गिवन दैट अ वर्टिकल टॉवर इज स्टैंड ऑन अ हॉरिजॉन्टल प्लेन इज सरमाउंडेड बाय अ फ्लैग स्टेप ऑफ अ हाइट h मीटर. कहते हैं इस टॉवर के ऊपर एक झंडा लगा हुआ है और जिस झंडे का जो डंडा है
वो h मीटर का है। इज दिस ओके बेटा? तो इट इज ऑलरेडी गिवन टू योर इन योर क्वेश्चन दैट एक वर्टिकल टॉवर है, तो लेट्स कंसिडर कर लेते हैं ए बी इज द वर्टिकल टॉवर। वर्टिकल वर्ड आते मीन्स ये 90 डिग्री का हो गया, विच इज स्टैंडिंग ऑन अ हॉरिजॉन्टल प्लेन। मान लीजिए ये जो बी सी है वो इसका हॉरिजॉन्टल प्लेन हो गया, एंड इज सरमाउंडेड मतलब उसके ऊपर एक वर्टिकल फ्लैग स्टेफ ऑफ अ हाइट h मीटर। फ्लैग स्टेफ मीन्स झंडे का डंडा, तो झंडे का जो डंडा है वो h मीटर का इस वर्टिकल टॉवर के ऊपर लगा रखा है। एट अ पॉइंट ऑन द प्लेन द एंगल ऑफ एलिवेशन टू द बॉटम एंड द टॉप ऑफ द फ्लैग स्टेफ। कहते हैं जो पॉइंट ऑन द प्लेन है इसके बॉटम पे और इसके टॉप पे जो एंगल ऑफ एलिवेशन बनाया जा रहा है दैट इज रिस्पेक्टिवली अल्फा एंड बीटा। तो दिस इज वेरी क्लियर राइट नाउ। विद द हेल्प ऑफ द गिवन डाटा, गिवन बेसिक इंफॉर्मेशन, वी ऑब्टेन अवर रिस्पेक्टिव फिगर। प्रूव दैट दिस हाइट, ये जो स्मॉल h है, प्रूव दैट द हाइट ऑफ द टॉवर, लेट्स टेक दिस हाइट एज x। हमें ये प्रूव करना है कि जो ये टॉवर की हाइट है वो आनी चाहिए h 10 अल्फा अपॉन 10 बीटा माइनस 10 अल्फा। और यहीं पर बस दिमाग घूम जाता है, अरे ये क्या आ गया? बेटा याद रखना, अगर ये आ गया ना ऐसा तो ये बहुत इजी हो गया, क्योंकि अब हमारे को चॉइस इनकी लेनी है, अपनी नहीं लेनी है। तो अभी मैंने आपके सामने जो जो बातें रखी है मैं उन्हें एक बार दोबारा से फाइंड आउट करते हैं, एक बार दोबारा से सोच लेते हैं। एक वर्टिकल टॉवर है ए बी जिसकी हाइट को मैंने अभी x मान लिया है, उसके ऊपर एक झंडे का डंडा लगा हुआ है जो h मीटर का है। फिर एक पॉइंट है सी ऑन अ हॉरिजॉन्टल प्लेन जिसने झंडे के बॉटम से, झंडे के डंडे के बॉटम पे एंगल बनाया अल्फा और झंडे के डंडे के टॉप पे एंगल बनाया है बीटा। और हमें प्रूव करना है कि ये जो हाइट है हमारे टॉवर की वो न्यूमेरिकली इसके इक्वल होनी चाहिए। तो लेट वी कंसिडर अवर क्वेश्चन दैट लेट हियर वी कैन से दैट, यहां लिख लेते हैं, लेट ए बी इक्वल टू x मीटर बी द हाइट ऑफ ए टॉवर। ये टॉवर की हाइट है एंड इसको भी नेमिंग दे देते हैं कुछ आपके लिए, लाइक मैंने इसका नाम दे दिया यहाँ पे आपके लिए, सपोज करिए P, एंड ए पी इक्वल टू h मीटर इज द हाइट ऑफ द फ्लैग स्टेफ सरमाउंडेड कहाँ पे सरमाउंडेड है? सरमाउंडेड ऑन दी टॉप ऑफ वर्टिकल टॉवर। ये वर्टिकल टॉवर की टॉप पे सरमाउंडेड है, रखा गया है। एज वेल एज इट इज ऑल्सो गिवन डैट कि जो एंगल अल्फा बन रहा है वो हमारे फ्लैग स्टेफ के बॉटम से बन रहा है पॉइंट सी से, एंड जो एंगल ऑफ बीटा बन रहा है वो एंगल बन रहा है एलिवेशन का हमारे सेम पॉइंट सी से टॉप ऑफ द फ्लैग स्टेप पे। एज वेल एज वी नीड टू कंसिडर डैट कि जो डिस्टेंस बिटवीन बेस ऑफ द टॉवर एंड द पॉइंट ऑन अ हॉरिजॉन्टल प्लेन है वो y मीटर है। दिस इज जस्ट बिकॉज ऑफ द रीजन कि ये वन ऑफ द साइड है जो दोनों ही ट्राइंगल का कॉमन पार्ट, और अब तक आपको ये पता चल गया होगा कि हम हमेशा कॉमन पार्ट का यूज करते हैं। अब मेरे को यहाँ से ट्राइंगल को सिलेक्ट करना है और मैंने सबसे पहले ट्राइंगल सिलेक्ट करा ABC एंड दिस इज अवर ABC एंड इट इज वेरी क्लियर फ्रॉम द क्वेश्चन ओनली कि या तो मुझे 10 अल्फा को यूज करना है या 10 बीटा को यूज करना है। तो हियर वी आर प्रेफर 10 अल्फा which is basically perpendicular upon base. According to the given diagram, perpendicular means AB and base means BC, so this is AB upon BC, and when you go for it carefully, it is 10 alpha equal to x upon y. So here we obtain the result of x upon y. Now one point you have to remember, अच्छी लगे तो लिख लेना कि इस क्वेश्चन के अंदर जो मुझे प्रूफ करना है वो करनी है x की वैल्यू और आंसर आना चाहिए ये। तो इट मीन्स जो हमारे पास जो रिजल्ट है y उसका कोई रोल नहीं है, वो एक सपोर्टिंग हीरो की तरह हमारे क्वेश्चन में है, हमें सपोर्ट कर रहा है इस आंसर तक पहुंचने के लिए। लेकिन इन द एंड व्हेन वी ऑब्जर्व द प्रूविंग आंसर y नेवर हैव एनी इंफॉर्मेशन एनी कंडीशन इन दिस क्वेश्चन। तो जब उसकी विजिबिलिटी नहीं है, उसकी कोई रिक्वायरमेंट ही नहीं है, तो हम पहले रिजल्ट से y की वैल्यू को फॉर्म कर लेंगे, निकाल लेंगे और इसे मान लेंगे हम यहाँ पे फर्स्ट। बस यही सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है इस क्वेश्चन के लिए समझने के लिए, अदरवाइज तो क्वेश्चन पुराने जैसा ही चल रहा है। तो अब मैंने एक ट्राइंगल लिया था छोटे वाला और निकाल लिया उससे 10 अल्फा। अब मैं ट्राइंगल लूँगा बड़े वाला जिसका नाम है PBC। यू कैन ईजिली ऑब्जर्व देयर PBC एंड इन दिस PBC वी नीड टू गो फॉर 10 बीटा ऑल्सो, एंड दिस 10 बीटा इज अगेन इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस विच इज PB अपॉन BC।
और व्हेन यू प्लान फॉर द रेशियो हेयर केयरफुली, तो पी बेसिकली मीन्स व्हाट इज पी बी? एच प्लस एक्स एंड दिस इज वाई. तो एज अ रिजल्ट व्हेन वी प्लान फॉर अ वाई अगेन, इट इज एच प्लस एक्स अपॉन 10 बीटा. जैसे अभी ये डिस्कशन हुआ था कि हम दोनों ही ट्रायंगल को लेंगे और सिर्फ उन्हीं रेशियो के लिए फाइट करेंगे जो हमारे प्रूविंग क्वेश्चन में दिख रही है, एक 10 अल्फा दूसरी 10 बीटा, और उस सपोर्टिंग लाइन को, उस सपोर्टिंग वैल्यू को यूज करेंगे, क्योंकि जिसने अपने क्वेश्चन के अंदर रोल तो प्ले करा है लेकिन आंसर में उसका हिस्सा नहीं है, यानी कि वाई इज दैट सपोर्टिंग एलिमेंट इन अवर क्वेश्चन जो क्वेश्चन की रेशियोज में आ तो रहा है बट फाइनलाइज नहीं चाहिए. इसलिए पहली रिलेशन से भी वाई निकाल लिया, दूसरी रिलेशन से भी वाई निकाल लिया. नाउ फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड वी गेट द वैल्यू ऑफ अवर रिस्पेक्टिव आंसर. तो इस तरह से हम लोगों ने यहाँ पे फर्स्ट और सेकेंड को कंपेयर कर लेना है. तो x अपॉन 10 अल्फा, द रीजन इज वेरी क्लियर टू अस, क्योंकि हमारे को यहाँ पे y को एलिमिनेट करना है और इन द एंड x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. यहां से करते हैं इसको क्रॉस मल्टीप्लाई, ये हो गया इसका क्रॉस मल्टीप्लाई. अब x वाली टर्म्स ले जाओ a की तरफ, इस तरह से मैं ले गया a की तरफ और h को ले रखो सेकेंड साइड पे. x लो यहां से कॉमन एंड ये रह गया एज इट इज विदाउट एनी चेंज. सो द रिजल्ट वी गेट फ्रॉम आवर क्वेश्चन इज h10 अल्फा 10 बीटा माइनस 10 अल्फा एंड दिस इज द रिस्पेक्टिव प्रूफ जो हमारे को इस क्वेश्चन में आप लोगों के लिए वेरीफाई करना था. तो आपने नोट किया होगा दिस इज वन ऑफ द वेरी डिफरेंट क्वेश्चन फ्रॉम आवर एक्सरसाइज, फ्रॉम आवर एक्स्ट्रा क्वेश्चन लिस्ट, जो हम लोगों ने कभी प्रीवियस क्वेश्चंस में डिस्कस नहीं किया था. इन सबको करने का जो छोटा सा स्टेप है, जिसे कहते हैं ना छोटा सा तरीका, रामबाण, वो सिर्फ यही है कि आपको इस पूरे क्वेश्चन के अंदर आफ्टर फॉर्मिंग दैट डायग्राम केयरफुली आपको ये सोचना है वो कौन सी साइट है जो हमारे रिजल्ट में तो यूज हो रही है, हमारे इस ट्राइंगल में तो यूज हो रही है लेकिन आंसर में नहीं चाहिए. उसी को टारगेट करते हुए अपने सभी रेशियोज को प्लान करना और इन दी एंड उसे एक दूसरे से एलिमिनेट कर देना है, इक्वेट कर देना है. You are getting the respective answer. So here you can again observe that we have a vertical tower AB which is standing on a horizontal plane and surmounted by a flat step of height h meter. There is a one point P C जिससे एंगल ऑफ एलिवेशन बॉटम और टॉप पे बन रहा है अल्फा एंड बीटा रिस्पेक्टिवली, एंड यू नीड टू प्रूव दैट कि इस टॉवर की जो हाइट है वो h10 अल्फा अपॉन 10 बीटा माइनस 10 अल्फा इक्वल टू x है. यानी कि मुझे इस हाइट ऑफ द टॉवर को उस रिजल्ट के इक्वल लेके आना है. नाउ यू नो दैट मैंने ए बी को यहाँ पे टॉवर की हाइट मानी है, पी ए ऑलरेडी हाइट ऑफ फ्लैग स्टेप, झंडे का डंडा दे ही रखा है हमारे को, और साथ में ये बोला हुआ है कि इस झंडे के डंडे के बॉटम पे एंगल अल्फा और टॉप पे एंगल बीटा है. अब मेरे को ये कंफर्म हो गया था कि 10 अल्फा चाहिए तो कहीं ना कहीं मुझे बेस चाहिए, दैट इज वाई. फिर जब 10 बीटा चाहिए तब भी यही बेस चाहिए, दैट इज वाई. लेकिन आंसर में वाई का कोई रोल नहीं है. एज अ रिजल्ट पहली रिलेशन से भी y निकाल लिया, मैंने कहा ना दिस इज दैट पर्टिकुलर पॉइंट यू हैव टू रिमेंबर, एंड देन दूसरी रेशियो से भी y निकाल लिया. सिंस इट इज कंफर्म दैट y हमारे आंसर का पार्ट नहीं है लेकिन रेशियो का पार्ट था, इसलिए हमने इसे इक्वेट करा, सिंप्लीफाई किया, रीअरेंजमेंट करा, एंड वी आर गेट द रिजल्ट विच इज द रिक्वायर्ड रिजल्ट ऑफ अवर क्वेश्चन. एंड इन द एंड वी कैन से दैट कि वो जो टॉवर की हाइट है दैट इज x, वो है h10 अल्फा अपॉन 10 बीटा माइनस 10 अल्फा. नाउ बेटा कंसिडर करते हैं आपके साथ क्वेश्चन नंबर सेकंड, जिसमें लिखा है एक विंडो ऑफ अ हाउस इज h मीटर अबव द ग्राउंड. इज दिस ओके? देयर इज अ विंडो इन अ हाउस जो h मीटर अबव द ग्राउंड है. तो लेट्स टेक दिस एज a इज द पोजीशन ऑफ अ विंडो जो ग्राउंड से h मीटर अबव है, एंड इट मीन्स दिस इज द ग्राउंड. ओके, from the window the angle of elevation and depression of the top and the bottom of another house situated on the opposite side of lane is found to be alpha and beta. तो इन्होंने कहा यहाँ पे कि मान लीजिए इस विंडो के, आप इस विंडो पे जाके खड़े हो गए ए पे, ठीक है, यहाँ तक बात समझ आ रही है. अब ये हो गया हमारे पास लेन, लेन मीन्स रोड, रोड की दूसरी तरफ एक घर है. प्रैक्टिकली ऐसा समझो कि आप अपने घर की विंडो पे खड़े हो, वो विंडो जो आपके घर की ग्राउंड से h मीटर ऊपर है. मान लीजिए आप अपने फर्स्ट फ्लोर पे खड़े हो, h मीटर ऊपर वाली विंडो पे खड़े हो, और आपके बिल्कुल सामने वाली सड़क पे, रोड के बिल्कुल सामने एक घर है, और उस घर पे जब आपने ऊपर देखा तो आपके लिए जो एंगल ऑफ टॉप पे जो एंगल ऑफ एलिवेशन जा रहा है, पहले यहाँ परपेंडिकुलर पैरेलल लाइन बना लेते हैं.
अब जो एंगल ऑफ एलिवेशन जा रहा है टॉप पे वो तो अल्फा है, और जो एंगल ऑफ डिप्रेशन टू द बॉटम ऑफ द अनदर हाउस सिचुएटेड टू अपोजिट लेन है ये बीटा है। तो दिस इज द अल्फा एंड दैट इज द बीटा। चेक इट अगेन वेरी केयरफुली। मैंने कहा ना बहुत ही ध्यान से डायग्राम को सोचना है। अ विंडो ऑफ अ हाउस h मीटर अबव द ग्राउंड, वी आर एट अ पॉइंट A राइट नाउ। फ्रॉम द विंडो, इसी विंडो से देखते हुए द एंगल्स ऑफ एलिवेशन एंड एंगल ऑफ डिप्रेशन, एलिवेशन टू द टॉप एंड डिप्रेशन टू द बॉटम ऑफ अनदर हाउस सिचुएटेड टू द अपोजिट लेन इज फाउंड टू बी अल्फा एंड बीटा। तो ये आपके घर का हिस्सा हो गया। इस आपके सामने वाली जो सड़क खत्म होगी जहाँ पे भाई आप सड़क के एक किनारे पे हो गए, सड़क के दूसरे किनारे पे जो एक बिल्डिंग है, एक हाउस है, उसकी टॉप पे देखोगे तो एंगल बनेगा आपका अल्फा, उसके बॉटम पे देखोगे तो एंगल बनेगा आपका बीटा। नीचे से ऊपर जा रहे हो तो एलिवेशन, ऊपर से नीचे आ रहे हो तो डिप्रेशन। तुम्हें फाइंड करना है कि वो जो सामने वाले घर की हाइट है, लेट टेक इट एज एक्स, वो ये आनी चाहिए। तो दिस इज द रिजल्ट वी हैव टू वेरीफाई फॉर दिस क्वेश्चन। हमें इस रिजल्ट को यहाँ पे वेरीफाई करके देना है। या ये हो गया हमारे क्वेश्चन का बेसिक डायग्राम। एज यू कैन ईजिली ऑब्जर्व इन बिटवीन की मैंने ये लाइन पैरेलल बना दी थी, अब मैंने इसे x मान लिया है, वी टेक इट एज x। आप चाहो तो नीचे भी ला सकते हो अपने क्वेश्चन को। अगर ये बीटा है तो ये भी बीटा होगा, जस्ट बिकॉज ऑफ ऑल्टरनेट एंगल। एज दिस लाइन इज पैरेलल टू दिस लाइन, तो दिस इज बिकम ऑल्टरनेट, तो ये भी x आ गया। इज दिस ओके? अच्छा बेटा ये तो ऑलरेडी मैंने x माना है, इससे चलिए कैपिटल H मान लेते हैं, दूसरे वाले घर की हाइट को कैपिटल H। अब ये h है तो दिस पोर्शन इज स्मॉल h। तो ये है सब छोटी छोटी बातें जो हमारे को अपने क्वेश्चन के अंदर यूज़ करनी है। तो अभी मैं आपके लिए लिख रहा हूँ इस क्वेश्चन की प्रूविंग के लिए कि लेट PQ इक्वल टू h मीटर बी द हाइट ऑफ अनदर हाउस। वाई एम यूजिंग द वर्ड अनदर हाउस, क्योंकि पहला हाउस तो हमारा है जिसमें एक विंडो लगी हुई है h मीटर अबव। फिर लिखा AB इक्वल टू h मीटर बी द हाइट ऑफ अ विंडो, ठीक है, बी द हाइट ऑफ अ विंडो ऑफ ए हाउस। ये एक हाउस की विंडो की हाइट है, यानी कि आप खड़े थे A पे। From this point A, you will observe the angle of elevation to a point P and angle of depression to a point Q as beta। तो अल्फा और बीटा यहाँ पे एंगल हो गया। उसके अलावा मैंने लेट करा कि ये जो QB है that is parallel to AR and this QB equal to AR equal to x मीटर। हमने इसे मान लिया x मीटर। तो these are the required information from the given question. Now we are going to simplify it. Here we can observe that ये भी right angle triangle है, ये भी right angle triangle है, ये भी right angle triangle है। Our motive is that if we go for a alpha, we go for a 10 and if we go for a beta, we are going for a cot theta। तो सबसे पहले मैं छोटा triangle ले रहा हूँ ABQ। Check it very carefully, ABQ। आप ABQ भी ले सकते हैं, ARQ भी ले सकते हैं, both are very same। तो मैंने ले लिया ABQ और मुझे यहाँ चाहिए सिर्फ और सिर्फ कॉट बीटा। मैंने कहा था ना जिस दिन क्वेश्चन में अल्फा बीटा आएगा या एंगल अननोन्स आएंगे, आपको अपना दिमाग नहीं लगाना, इनके दिमाग से यूज़ करनी है चीज़ें। तो कॉट बीटा लिया। कॉट बीटा होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर, और अकॉर्डिंग टू दिस फिगर द बेस ऑफ दिस क्वेश्चन इज, बेस हो गया इसका QB और परपेंडिकुलर इज AB। एज अ रिजल्ट कॉट बीटा इज इक्वल टू x अपॉन h। तो h कॉट बीटा इक्वल टू x। समझ आया मैंने x को क्यों निकाल लिया? क्योंकि मैंने आपको बताया था x इज द वन ऑफ द रिजल्ट जिसका आंसर में कोई रोल नहीं है, सपोर्टिंग हीरो की तरह है, तो उसे सपोर्ट की तरह ही यूज करेंगे बस। तो ये रोल हो गया पहले ट्राइंगल का। अब मैंने प्रेफर करा उस ट्राइंगल को जिसमें अल्फा आ रहा है, तो वी हैव टू कंसिडर द ट्राइंगल विद द नेम APR, where we have to fight for tan alpha which is always equal to perpendicular upon base। According to the given triangle, the perpendicular we have in this list is PR and the base from the list is AR। When you think about tan alpha, it's remain tan alpha only। When you think about PR, now this is the point you need to consider very carefully। अगर मैं बात कर रहा हूँ PR की, तो since we know that PR is equal to PQ minus RQ, इस पूरी लाइन में से इस वाले हिस्से को छोड़ दो तो दिस इज H माइनस H। द पॉइंट टू बी रिमेंबर, तो दिस इज H माइनस H अपॉन X।
तो यहाँ से बेटा फिर से x की वैल्यू निकाल लो। वाई वी आर ऑलवेज कंसिडर x एज अवर क्रिटिकल पॉइंट, एज अवर पॉइंट जिसे हमें यहाँ से निगलेक्ट मानना है, क्योंकि x इज द ओनली पॉइंट इन अवर लिस्ट, इन अवर फिगर जो आंसर का हिस्सा नहीं थी। तो चेक कर लेते एक बार फिर से सभी बातों को। सबसे इंपॉर्टेंट था डायग्राम, हमारे पास था एक घर ए बी नाम का जिसकी हाइट थी h और हम बैठे थे ए पे, और बिल्कुल इसके अपोजिट था दूसरा घर थोड़ी सी बड़ी हाइट का, क्योंकि एक बार हम ऊपर देख रहे तो एलिवेशन बन रहा है, नीचे देख रहे तो डिप्रेशन बन रहा है, ऊपर अल्फा नीचे बीटा। अगर ये h है तो दिस इज स्मॉल h, अगर ये x है तो दिस इज x, और मैंने इस पूरी हाइट को कैपिटल H माना है, तो इसलिए जो ये बैलेंस निकलेगा दैट इज हियर h माइनस h। आफ्टर दैट वी प्लान फॉर अ 10 cot बीटा एंड देन 10 अल्फा। दिस इज जस्ट बिकॉज ऑफ द गिवन इंफॉर्मेशन वी हैव इन अवर क्वेश्चन। विद द हेल्प ऑफ दैट मेरे को दिखा दोनों में वन ऑफ द एलिमेंट है x, जो आंसर का हिस्सा नहीं है लेकिन हमारी रेशियोज का हिस्सा आ रहा है, इसलिए दोनों रेशियो में से उस x को निकाल लिया। नाउ जस्ट एलिमिनेट इट, कंपेयर करोगे वो एलिमिनेट हो जाएगा। h cot बीटा इज इक्वल टू h माइनस h 10 अल्फा। h cot बीटा 10 अल्फा इक्वल टू h माइनस h, तो कैपिटल H बिकम h प्लस h cot बीटा 10 अल्फा। When you take this h common from the list, it is cot beta 10 alpha. तो इस तरह से my dear student, you are in a position to find out the height of the another house, which is the respective proving result of our question also, and that m means meter. तो check it again very carefully. एक विंडो है हमारे घर की जो h मीटर अबव द ग्राउंड है, उस विंडो पे खड़े होने के बाद जब हमने सामने वाले घर को देखा, ऊपर की तरफ तो एंगल अल्फा बना और नीचे की तरफ तो एंगल बीटा बना। ऊपर देख रहे हैं तो एलिवेशन है, नीचे देख रहे हैं तो डिप्रेशन है। विद द हेल्प ऑफ दीज टू बेसिक इंफॉर्मेशन हम लोगों को ये पता चल गया कि एंगल तो अल्फा बीटा बन चुका है, मुझे सामने वाले घर की जो हाइट लानी है वो ये रिजल्ट वेरीफाई करके लाना है। तो मैंने पहले प्लानिंग करी, कॉट बीटा निकाल लिया, बिकॉज इन दी क्वेश्चन वी हैव टू गो फॉर कॉट बीटा, और उससे निकाला x, फिर 10 अल्फा निकाल लिया। बिकॉज ऑफ गिवन क्वेश्चन अगेन मुझे निकालना था x, compare it, simplify it, and in the end we conclude that respective answer here. cot बीटा क्यों निकाला? क्योंकि आंसर का रिजल्ट का पार्ट था cot बीटा, और उससे मैंने निकाली x की वैल्यू क्योंकि वो आंसर में विजिबल नहीं है। कैपिटल H चाहिए और स्मॉल h में आंसर चाहिए। और ऐसे बेटा इसमें भी मैंने क्या करा, 10 अल्फा निकाला, बिकॉज द रीजन अगेन हियर वी हैव, एंड फॉर दैट वी नीड टू सिलेक्ट अ ट्राइंगल APR. And after having both of these basic and compare it carefully and simplifying it accordingly, we are proving the result that is be required for the given question. कि जो हाइट आनी चाहिए नए घर की सामने वाले घर की वो h टाइम 1 प्लस 10 अल्फा cot बीटा हो, जो एज इट इज हमारी कैलकुलेट होके आ गई है। नाउ बेटा कंसिडर करते हैं आपके साथ क्वेश्चन नंबर 3, विच इज वन ऑफ द प्रीवियस ईयर बोर्ड क्वेश्चन 2013 एंड अ वेरी डिफरेंट एंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम आवर लिस्ट. And here we have a basic information in our question that the angle of elevation of an aeroplane from the point on the ground is 45. मान लीजिए ये एक एरोप्लेन है, एरोप्लेन तो बेटा ए पे ही होगा, और इसकी जो ये एरोप्लेन है उसका ग्राउंड से एक पर्टिकुलर एंगल बन रहा है 45 डिग्री का. तो प्रेजेंटली वी आर सेइंग दैट कि AB is the height of the aeroplane and A is a point where we have a aeroplane. और ग्राउंड पे खड़े हुए पर्सन ने जब इस एरोप्लेन को देखा तो एंगल था 45. आफ्टर फ्लाइंग फॉर अ 15 सेकेंड, अब एरोप्लेन 15 सेकेंड के लिए चला. अब आप कहोगे द एंगल ऑफ एलिवेशन चेंज टू 30. अब ये एरोप्लेन या तो इधर जाएगा या इधर आएगा. वी नेवर नो कि वो किधर जा रहा है. इट इज आइदर मूविंग अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर और इट इज मूविंग टूवर्ड्स द ऑब्जर्वर. तो अब ये बात हमारे को आइडिया देगा एंगल से, और एंगल कितना बन गया है 30 डिग्री. तो अगर कभी भी एंगल ऑब्जर्वर से छोटा हो रहा है तो एरोप्लेन उससे दूर जाएगा. तो मान लीजिए अब हमारा जो ये एरोप्लेन है दैट इज मूविंग फ्रॉम अ पॉइंट A टू B की जगह पहुंच गया है PQ पे, एंड इट इज ऑलरेडी मेंशन दैट कि जो एरोप्लेन की द एरोप्लेन इज फ्लाइंग एट अ कांस्टेंट हाइट ऑफ 2500 मीटर. तो इससे ये डाउट तो खत्म हो ही गया कि ये हॉरिजॉन्टली ही जाएगा, वर्टिकली नहीं जाएगा. और अब जो एंगल बन गया उस एलिवेशन का उस ऑब्जर्वर से वो 30 डिग्री बन गया है. तो इज इट्स वेरी क्लियर ना. दैट इज इट अ वेरी डिफरेंट क्वेश्चन, इसलिए मैंने बोला आपको थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा. यहाँ लिखा हुआ है कि जो एंगल ऑफ एलिवेशन है एरोप्लेन का एक पॉइंट C से, जो पॉइंट C ग्राउंड पे है, A इज द पोजीशन ऑफ अ एरोप्लेन, और वो एंगल है 45. 15 सेकंड के बाद वो एरोप्लेन A की जगह पहुंच गया P पे. इट इज ऑलरेडी मेंशन कि वो फ्लाई कर रहा है कांस्टेंट हाइट पे, ऊपर नहीं जाएगा नीचे नहीं जाएगा, एक ही हाइट पे आगे जाएगा. तो एक ही हाइट पे आगे पहुंचा P पे.
15 सेकंड के बाद, और एंगल बन गया अपना 30 डिग्री। हमें करना क्या है, हमें निकालनी है इसकी स्पीड ऑफ द एरोप्लेन। तो यहाँ से लेके यहाँ तक का जो टाइम पीरियड है वो मुझे कन्फर्मली गिवन है 15 सेकेंड, कि 15 सेकेंड लगे उसे ए से पी पे पहुँचने में। आपको चाहिए इसकी स्पीड। तो हम करेंगे क्या, हमने माना लेट बी सी इक्वल टू एक्स मीटर बी दी डिस्टेंस ऑफ, कौन देख रहा है, ऑब्जर्वर है ना यहाँ पे, डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट on the ground with the base height of an aeroplane. Is this okay? कि ये जो डिस्टेंस है ये हमारे पास यहाँ पे गिवन है कि बी सी इक्वल टू एक्स मीटर, ये डिस्टेंस है ऑब्जर्वर का या एक पॉइंट का ऑन द ग्राउंड विद द बेस हाइट ऑफ द पैरोट। जो बेस हाइट है इसकी, जो ये बेस के जो हाइट आ रही है, बेस हाइट ऑफ द एरोप्लेन। एंड इफ एरोप्लेन इज मूविंग फ्रॉम पॉइंट ए टू बी इन 15 सेकेंड, ए से पी पे कितनी देर में पहुंच गया, 15 सेकेंड। एंड लेट कर लो वो जो डिस्टेंस कवर हुआ दैट इज वाई मीटर। द डिस्टेंस कवर्ड बाय दिस प्लेन फ्रॉम दिस टू दिस इज वाई मीटर। तो ये मैंने डाटा यहाँ पे कलेक्ट कर लिया। अब सबसे पहले मैं एक ट्रायंगल प्रेफर करूँगा आपके लिए, ए बी क्यू ए बी सी, एंड हियर इट इज़ गिवन दैट एक्स चाहिए मुझे, हाइट पता है मुझे, परपेंडिकुलर पता है, बेसिकली बेस निकालूंगा आपके साथ, ये 1045 होगा, विच इज 2500 अपॉन एक्स इक्वल टू 1। द वैल्यू वी गेट फ्रॉम दैम इज 2500 मीटर। तो दिस इज द हाइट वी हेयर ऑब्टेन फ्रॉम द गिवन क्वेश्चन। एबीसी ट्रायंगल को लिया, परपेंडिकुलर अपॉन बेस का कंसेप्ट लगा लिया, और मुझे मिल गई मेरी ये रिजल्टेंट वैल्यू। After having this resultant value, now we are going to go for another triangle with the name PQC. एक बार फिर से मैंने इसमें perpendicular upon base को प्लान करा, which is nothing but 1030 degree only. And when you think about the perpendicular here, बेटा, it is 2500 upon x plus y equal to 1 by root 3. तो इस तरह से मुझे यहाँ पे मिल गई वैल्यू कि x plus y is 2500 root 3. Since we already know that x is 2500, जो हमें पहले से ही पता चल चुका है, therefore मैंने कह दिया 2500 plus y is equal to 2500 root 3. The value we get from it is 2500 root 3 minus 2500, which is nothing but 2500 root 3 minus 1. As a result, we are getting the distance covered by an aeroplane in that particular 15 सेकेंड। तो फिर से एक यूनिक क्वेश्चन, एक डिफरेंट इंफॉर्मेशन के साथ चलता हुआ दिख रहा है मुझे। हियर वी आर प्लानिंग दैट, हियर वी आर कंसिडर दैट कि हमारे पास एक एरोप्लेन था जिसका एंगल ऑफ एलिवेशन पहले 45 डिग्री था। 15 सेकंड के बाद जब ये एरोप्लेन हॉरिजॉन्टली चला गया उसी कांस्टेंट हाइट पे 2500 मीटर की हाइट पे, तो उसका अब एंगल 30 डिग्री में चेंज हो गया। अब मैंने छोटे ट्रायंगल को लेके पहले तो x की वैल्यू निकाल ली, फिर बड़े ट्रायंगल को यूज करके मैंने y की वैल्यू निकाल ली। आफ्टर हैविंग बोथ ऑफ दीज टू वैल्यूज, नाउ वी नीड टू फाइंड आउट द स्पीड। और सिंस वी नो दैट फॉर दैट स्पीड ऑफ एन एरोप्लेन, you have to remember that speed have a unique formula, distance upon time. Or when you think about the distance, this distance is nothing but a gap between B to Q, क्योंकि इतना ही तो distance plane ने cover करा है, that is y upon 15, क्योंकि time is already given in our question, that is 15 second. तो here y is already calculated by us, तो वो जो speed आने वाली है, जो speed आ गई है वो आ गई है 2500 root 3 minus 1 upon 15. Reduce it carefully, it is 500 upon, when you think according to the divisibility of 5, so it is 500 upon 3. So here the speed we get from our question is 500 root 3 minus 1 upon 3 meter per second.
मेक इट मोर सिंपल अगर पॉसिबल है आपके लिए तो इट इज़ 500 एंड वी आर वेरी वेल नोट दैट कि इसकी वैल्यू होगी हमारे पास, क्या होती है वैल्यू आपको पता है ना, द वैल्यू ऑफ रूट 3 इज 1.732, माइनस करेंगे तो 0.732, रिड्यूस कर लेते हैं, नीचे आ गया एक और 100, यहाँ से कैंसिल करके यहाँ आ गया 2, यहाँ से कैंसिल करेंगे, द स्पीड वी गेट फ्रॉम दिस पार्ट इज, उसे 2 से कैंसिल करते हैं तो 366, तो इट इज़ 366 मीटर पर सेकेंड, और रिड्यूस करते हैं तो इट इज़ अप्रॉक्सीमेटली 122 मीटर पर सेकेंड. तो एज अ रिजल्ट वी आर इन अ पोजिशन टू सिंप्लीफाई द स्पीड ऑफ द एरोप्लेन विच इज़ अबाउट 122 मीटर पर सेकेंड. इफ यू नीड टू चेंज इट इनटू अ किलोमीटर पर आवर तो दैट इज अगेन योर चॉइस, बट क्वेश्चन नेवर डिमांड दिस फॉर अस. तो अगर आपको लगता है कि आप इसे चेंज करना चाहते हो किलोमीटर पर आवर पे, तो शायद आपने फिजिक्स में पढ़ा ही होगा, आप इसे चेंज कर लेना, रिड्यूस कर लेना, और हमें पता है कि वेन एवर वी आर गोइंग टू चेंज मीटर पर सेकेंड टू किलोमीटर पर आवर, वी हैव टू कन्वर्ट इट विद द हेल्प ऑफ द रिजल्ट जो हम लोगों ने कभी डिस्कस किया है, 18/5 किलोमीटर पर आवर. तो इसको यहाँ से कैलकुलेट करिएगा, यू आर डेफिनेटली गेटिंग द एक्यूरेट आंसर. तो बेटा आप लोगों ने ऑब्जर्व किया, दिस इज द क्वेश्चन थर्ड 2013 बोर्ड क्वेश्चन, जिसमें आपने डायग्राम को ध्यान से सीखा होगा. सबसे पहले मैंने कहा ए इज द पोजीशन जो एरोप्लेन है, और बी इज द बेस पॉइंट ऑफ दिस एरोप्लेन, और यहाँ से बोला हुआ है एक पॉइंट है ग्राउंड पे सी, जिससे इसका एंगल बन रहा है 45. अब ये एरोप्लेन 15 सेकंड के बाद पहुंच गया पी पे, और हाइट उसकी रहेगी मेंटेन 2500 ओनली एज ऑलरेडी मेंशन टू इन दिस क्वेश्चन, और एज वेल एज जो एंगल है वो 30 डिग्री है. तो ये सब बातों को जब मैंने इस पूरे डायग्राम में फॉर्मुलेट किया, अप्लाई किया, सिंप्लीफाई किया, वी आर गेटिंग अवर फिगर इन दिस पर्टिकुलर मैनर. एरोप्लेन ए से पी पे पहुंचा 15 सेकंड के बाद, और एंगल 45 से 30 डिग्री में कन्वर्ट हो गया. वी मेक द इंफॉर्मेशन यार, बी सी का डिस्टेंस एक्स है, ये डिस्टेंस है फिक्स पॉइंट से, पॉइंट ऑन अ ग्राउंड से बेस ऑफ द एरोप्लेन पे, बेस हाइट ऑफ द एरोप्लेन बोलो या बेस ऑफ द एरोप्लेन बोलो, और जो एरोप्लेन है वो मूव कर रहा है ए से पी में इन अ 15 सेकेंड, और जो डिस्टेंस कवर कर रहा है वो वाई डिस्टेंस कवर कर रहा है. फिर मैंने सबसे पहले इस ट्राइंगल को कंसिडर किया, और इस ट्राइंगल के अंदर मुझे ये कंफर्म था कि इस ट्राइंगल के अंदर जो हमारे को लेना है वो है परपेंडिकुलर अपॉन बेस 1045, मुझे मिल गई x की वैल्यू. फिर मैंने बड़ा वाला ट्राइंगल प्रेफर किया आपके लिए, ये वाला बड़ा वाला ट्राइंगल. इस बड़े वाले ट्राइंगल के अंदर अगर हम ध्यान दें तो फिर से परपेंडिकुलर अपॉन बेस, इस बार बेस होगा x + y और एंगल होगा 30 डिग्री. क्रॉस मल्टीप्लाई करके और सिंप्लीफाई करके और x की वैल्यू को सब्सिट्यूट करके मैंने निकाल दी वैल्यू ऑफ y. ये जो y है वो बेसिकली डिस्टेंस है जो एरोप्लेन ने 15 सेकंड में कवर किया है. तो एज अ रिजल्ट मुझे डिस्टेंस पता चल गया, मुझे टाइम पहले से ही पता था. विद द हेल्प ऑफ डिस्टेंस एंड टाइम वी यूज द बेसिक फॉर्मूला टू फाइंड आउट द स्पीड विच इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, एंड एज अ रिजल्ट डिस्टेंस इज y, टाइम इज 15. Putting the value of y here, make a simplification, we get our answer as 122 meter per second is the speed of a aeroplane. But अगर demanded होता क्वेश्चन में कि किलोमीटर पर आवर में जाना है, तो शायद आपको याद होगा whenever there is a need to convert a speed, unit of speed from meter per second to kilometer per hour, we always need to multiply that value with 18/5. नाउ बेटा कंसिडर करें आप मेरे साथ क्वेश्चन नंबर 4 को, जिसमें फिर से एक बार 2016 का बोर्ड क्वेश्चन है और बहुत ही यूनिक सा क्वेश्चन है. क्वेश्चन में लिखा मैन स्टैंडिंग ऑन द डेक ऑफ अ शिप. व्हाट डू यू मीन बाय डेक ऑफ अ शिप? इट मीन्स इफ देयर इज अ वाटर लेवल, अगर ये एक वाटर लेवल है तो एक शिप की जो हाइट होती है, एक आदमी उस पर खड़ा है. डेक मीन्स अ हाइट ऑफ अ शिप फ्रॉम द वाटर. ठीक है, तो हमने एक डेक बना लिया है, मतलब शिप के ऊपर एक एरिया है जो हाइट है जो 10 मीटर ऊपर है. तो अ मैन इज स्टैंडिंग ऑन द डेक ऑफ अ शिप which is 10 meter above the water level से 10 मीटर ऊपर. He observed the angle of elevation of the top of the hill. Let us consider that ये जो PQ है, this is the hill, और P is the top of that hill, और यहाँ से जो इसका angle of elevation बन के आया है वो 60 डिग्री है. And the angle of depression of the base of the hill, और इसी बेस पे जो डिप्रेशन का एंगल निकल के आया है वो 30 डिग्री है. तो this is the basic information you need to remember. Calculate the distance of the hill from the ship and the height of the hill. आपको डिस्टेंस निकालना है हिल और शिप का. फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द हिल फ्रॉम द शिप. इस शिप से इस हिल का क्या निकालना है? डिस्टेंस. एक तो ये चाहिए मेरे को x, एज वेल एज वी हैव टू फाइंड आउट द हाइट ऑफ द हिल, और इमीडिएटली चाहिए ये हाइट. तो दिस इज द बेसिक इंफॉर्मेशन यू नीड टू रिमेंबर. अगर ये x है तो ये भी x होगा,
एंड ये 30 है, तो ड्यू टू दैट ऑल्टरनेट एंगल ये भी 30 होगा। तो सबसे पहले मैंने लिखा लेट पी क्यू इक्वल टू एच मीटर बी दी हाइट ऑफ अ हिल, ये हिल की हाइट हो गई। फिर मैंने लिखा ए बी विच इज इक्वल टू 10 मीटर इज द हाइट, इज द डेक ऑफ अ शिप लिख दीजिए, इज द डेक ऑफ अ शिप, ये शिप की डेक हो गई। एंड लेट, एक बार फिर से लेट करेंगे, लेट बी क्यू इक्वल टू एक्स मीटर इज द डिस्टेंस ऑफ अ शिप फ्रॉम हिल, हिल से शिप का डिस्टेंस हो गया। सभी बातों को क्लियर करने के बाद, सोचने और समझने के बाद, नाउ वी आर प्लानिंग टू सिंप्लीफाई इट केयरफुली, नेम इट एज आर। तो हमने क्या देखा यहाँ पे कि एक शिप थी और उसकी जो डेप्थ थी वो 10 मीटर ऊपर थी, मतलब शिप से हम 10 मीटर ऊपर खड़ा था एक आदमी ए पे। अब उस आदमी ए ने जब हिल को देखा, हिल क्या यहाँ पे पी क्यू है, तो हिल की जो टॉप है उस पर तो एंगल बन गया 60 एज अ एलिवेशन का, और हिल का जो बॉटम है उस पर एंगल बन गया 30 एज अ एंगल ऑफ डिप्रेशन। बिकॉज ये 30 है तो ये भी 30 हो गया, जस्ट बिकॉज ऑफ ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। अब मेरे को यहाँ पे वर्किंग करनी है और एक बार एक्स निकालना है, एक बार एच निकालना है। तो सबसे पहले मैंने लिया इन ट्राइंगल ए बी क्यू, एंड हियर इट इज कंफर्म दैट वी आर प्लानिंग फॉर परपेंडिकुलर अपॉन बेस हियर which is nothing but 10-30 degree here. According to diagram, it is AB upon BQ, which is 1 by root 3 here. And what do you say about AB? That is 10 upon X, 1 by root 3. So in the end of this simplification, we are getting that कि जो X आ गया वो 10 root 3 आ गया और X आ गया 17.32 मीटर। तो जो वैल्यू ऑफ X है वो 17.32 मीटर है। तो दिस इज द फर्स्ट आंसर, फर्स्ट रिजल्ट वी नीड टू इवैल्यूएट इन अवर क्वेश्चन, दैट इज द डिस्टेंस ऑफ द शिप फ्रॉम द हिल। तो शिप से हिल का हमने निकाल लिया ये डिस्टेंस। नाउ वी आर मूविंग टू अनदर टारगेट ऑफ अवर क्वेश्चन, और अनदर टारगेट के लिए बेटा आपको जाना है और फाइंड आउट करनी है हाइट ऑफ द हिल। हियर इफ इट इज 10 तो दिस इज ऑल्सो 10 जस्ट बाय डिफॉल्ट, ये तो हमें पता ही है। तो हम पहले बात करते हैं पी आर की। Since we know that PR is basically PQ minus RQ, यानी कि PR is basically H minus 10। तो सबसे पहले मैंने अपने फिगर में PR को ढूंढा। Now we need to consider the triangle. Now in triangle PRA, तो आपको दिख गया होगा triangle PRA. In the triangle PRA, perpendicular upon base is 1060 degree. I think you are getting it very carefully. Here it means PR upon AR is 1060 degree. Then when you think about PR, it is H minus 10 upon X root 3. तो यहाँ तक तो मेरे पास रेशोज ईजिली सिंप्लीफाई हो गई। अब बेटा आगे चलते अगर हम लोग, तो वी नो डैट H minus 10 upon 10 root 3 equal to root 3, as we already have the value of x as 10 root 3 मीटर। ये ऑलरेडी हमने पहले पार्ट में भी निकाली थी, वो मैंने यहाँ पे पुट कर दी। Therefore h minus 10 equal to 10 root 3 into root 3, h minus 10 equal to 30, h equal to 30 plus 10। तो in the end we are getting the value of h which is 40 मीटर। तो इस तरह से जो हाइट ऑफ द हिल आ गई वो आ गई 40 मीटर, और जो डिस्टेंस बिटवीन हिल एंड शिप आ गया वो आ गया 10 रूट 3 यानी कि 17.32 मीटर। तो बेटा इस तरह से हमने देखा क्वेश्चन नंबर जो 4 था अपने 2016 बोर्ड क्वेश्चन, जिसमें हमने डिस्कस करा, चेक करा कि एक मैन है जो शिप की डेक पे खड़ा हुआ है 10 मीटर ऊपर पानी के लेवल से। फिर उसने एंगल ऑफ एलिवेशन टॉप ऑफ द हिल पे 60 डिग्री बनाया और उसी पॉइंट से एंगल ऑफ डिप्रेशन 30 डिग्री बनाया उसकी हिल की बॉटम पे। तो हेयर इट इज 60 एंड हेयर डाउनवर्ड इज 30 डिग्री। डिस्टेंस निकालना है हिल और शिप के बीच में और हाइट निकालनी है हिल की। तो आफ्टर हैविंग ऑल दैट बेसिक इन्फॉर्मेशन वी प्लॉट दिस डायग्राम वेरी केयरफुली कि ए बी नाम की शिप का डेक ले लिया है 10 मीटर का, पी क्यू नाम का हिल ले लिया है, और ये ए बी ये जो शिप है ये इससे x मीटर अवे है। पॉइंट ए पे जो डेक ऑफ द शिप थी वहाँ से ऊपर एंगल बना है 60 का, नीचे बना है एंगल 30 का।
फिर वी प्लान फर्स्ट ऑफ ऑल दिस ट्राइंगल, आइदर वी गो विद दिस और दिस इज अवर चॉइस, तो वी गो विद दिस ट्राइंगल because here it is 90 degree and this is perpendicular and this is base. We plan about perpendicular upon base and get the value of x, that is 10 root 3 or 17.32, which is the gap between ship and hill. This is the first thing we need to calculate in our question. After that we need to use this above triangle and for that हमारे को ये PR पता होना चाहिए था, लेकिन मुझे ये पूरी साइड पता है, ये नीचे वाला हिस्सा बचा है, तो पूरी साइड में से नीचे वाले हिस्से को माइनस करूंगा तो PR मिल गया h-10. अब जैसे ही ये मिल गया तो अभी हमारे पास आ गया परपेंडिकुलर अपॉन बेस एज PR अपॉन एक्स, तो मैंने PR अपॉन एक्स को यहाँ सब्सिट्यूट किया, h-10 अपॉन एक्स को मैंने सिंप्लीफाई किया, क्रॉस मल्टीप्लाई किया और x की वैल्यू को 10 रूट 3 यूज कर लिया, मेरे पास जो हाइट ऑफ दी हिल आ गया वो 40 मीटर आ गया। तो इस तरह से बेटा मैंने आपके साथ आज एनसीईआरटी की एक्सरसाइज कंप्लीट करी और एज वेल एज प्रीवियस ईयर के 4 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी डिस्कस किए। मुझे उम्मीद है ये चैप्टर आपको बहुत इजीली क्लियर हो गया होगा, क्योंकि हमने नंबर ऑफ क्वेश्चंस विद अवर एनसीईआरटी एज वेल एज फ्रॉम डिफरेंट बुक्स ट्राई कर लिया है और आपको देखा होगा ज़्यादा कंसेप्ट कुछ नहीं है, लिमिटेड टाइप के क्वेश्चंस है इसके अंदर और हमारे को सिर्फ और सिर्फ डायग्राम पे फोकस करना है। जैसे हमारे से डायग्राम प्लान हो जाएगा हम बहुत ईजिली मिसिंग वैल्यूज़ को इससे कैलकुलेट कर लेंगे।